हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। 100 क्वेश्चंस ये आपके 10th क्लास के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। साइंस को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने ये सीरीज चलाई है, ठीक है। एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने ये सीरीज चलाई है। इसमें जो है आपको जो है 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर दिन आपको 100 क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम अब लास्ट में आपसे बात कर लेंगे, ठीक ठीक है। क्योंकि आधे आधे घंटे की वीडियोस मैं बनाऊंगा। आधे आधे घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस कराना है, ठीक है। 100 क्वेश्चंस आपको रिपीट करना है। जितना रिपीट कीजिएगा उतना फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करेगी, ठीक है। तो वो जो है हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। कौन सा गैस उत्सर्जित होगी? तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से वैद्युत संयोजी जो यौगिक कहलाते हैं। कौन सा यौगिक कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। कह रहा है संगे मरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। CaCO3 होता है। ध्यान में रखना है, सब कुछ को ध्यान में रखते हैं। क्वेश्चन कुछ को जो है ऑप्शंस को डिस्कस करूंगा तो फिर ज़्यादा समय लग जाएगा। आपके पास समय अभी नहीं है, एग्जाम में बहुत कम समय बचा है और सारे सब्जेक्ट को आपको पर तैयारी भी करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए। इसमें देखिए आपको 80 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन होता है। थ्योरी क्वेश्चन होता है, कितने नंबर का होता है आपका? 80 नंबर का होता है ना, 80 नंबर का। इसमें से जो है 40 नंबर जो है आपका, जो 40 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव ही रहने वाले हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव भी बच्चा बना लेता है, इसको भी बच्चा अगर बना लेता है तो समझिए कि आपका बेड़ा पार। अब 33 नंबर तो लाना ही होता है, पास वैसे भी हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी बना लीजिएगा तो आप पास हो जाइएगा। ऑब्जेक्टिव में भी क्या कर दिया है कि 80 को ऑब्जेक्टिव दे देगा। 80 को ऑब्जेक्टिव में से 40 को आपको बनाना है। 40 को ही आपको बनाना है। तो मैं 100 ऑब्जेक्टिव करके लेके चल रहा हूँ। हर एक सीरीज में 100 ऑब्जेक्टिव में लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2:1 होता है। कितना अनुपात 1 होता है? 2:1 होता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब कह रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। आप जानते हैं पहले भोजन हम करते हैं, फिर श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, जो इसमें ऊष्माक्षेपी होगा वही तो यहाँ भी होगा, क्योंकि इसी से तो सब कुछ निकालेंगे जो भी होगा। अब देखिए नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कॉपर का ऑक्सीकरण, ठीक है। कॉपर का ऑक्सीकरण। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। CuOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। समीकरण इतना ये वियोजन अभिक्रिया हो गया। CaCO3 और CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो वियोजन समीकरण है। दोनों दो भागों में तोड़ देता है तो वियोजन समीकरण हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से विस्थापन कौन विस्थापन अभिक्रिया के लिए है? विस्थापन जिसे अब पहला यहाँ पे है, दूसरा को भगा के फिर खुद बैठ जाना पहले नंबर पर, उसको विस्थापन कहते हैं। तो Fe जो है CuSO4 के साथ SO4 है, इसको विस्थापित करके अपने साथ मिला लेता है, इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग अनिवृद्धि कहलाता है, उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो तत्व X का नाम क्या होगा? तत्व X का नाम होगा कॉपर। कॉपर को ही वायु के उपस्थिति में अगर गर्म करेंगे तो वो काले रंग का हो जाएगा, भूरा रंग का कॉपर ही रहता है। Na2SO4 ये जल का है, बिलियन का है, ये भी बिलियन का है, ठीक है। अब देखिए BaCl2 और Na2SO4, BaCl2 और NaSO। अब देखिए ये क्या कर रहा है? ये शक्तिशाली है तो SO4 को अपने साथ मिला लिया, और ये कम शक्तिशाली है तो ये अपने साथ मिला लिया, ठीक है। ये अपने साथ मिला लिया, तो ये इसको कहते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि दोनों आपस में विस्थापित कर रहा है तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया कह रहा है। अब कह रहा है यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस उत्सर्जित होगी? तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उत्सर्जित होगी। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। इसमें जो है समीकरण H2 प्लस O2 जब अभिक्रिया कराएंगे तो 2H2O बन जाएगा। 2H2O बन जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। संयोजन, क्योंकि दोनों मिल के बन रहा है, ठीक है।
तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अब कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे ऑक्सीजन बाहर निकलता है? तो भैया जल से निकलता है। किससे निकलता है? तो जल से निकलता है। जल से निकलता है, ये देखिए जल से बाहर निकलता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, ये सब तो रहता ही जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तब। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? उत्पाद यानी कि अभिक्रिया करेगा तो मतलब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो NO2 और O2 निकल जाएगा, ठीक है, ये निकलेगा उससे बन के। अब कह रहा है लोहे से जिंक को लेपित करने के लिए गैल्वनीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? गैल्वनीकरण किया जाता है। जस्तीकरण सबका अलग अलग होता है। जस्ता चढ़ाएंगे जस्तीकरण, गैल्वनीकरण होता है। नीचे दी गई अभिक्रिया ZNO+C और Zn और CO, इसमें कार्बन जो है अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन अपचयित हो रहा है। इसमें कार्बन अपचयित हो रहा है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा में अधिक क्रियाशील होता है। क्या क्रियाशील होता है? अधिक क्रियाशील होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का जब आदान प्रदान करेंगे, क्या करेंगे? आयनों का आदान प्रदान करेंगे तो इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। आयनों का आदान प्रदान H+Cl, आयनों का आदान प्रदान करेंगे तो आपस में विस्थापित होकर द्विविस्थापन अभिक्रिया में लिम्न हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक, हाँ ठीक है। उसके बाद इसमें Mg और 2Mg और O2 MgO, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है। क्या किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन से बन जाता है तो इसीलिए संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक मिलकर करेंगे तो संयोजन अभिक्रिया होगा, ठीक है। इसमें कह रहा है मैग्नीशियम रिबन को दहन होने पर श्वेत रंग का चमकदार सफेद बनता है। दहन होने पर प्रकृति के लौ को उत्सर्जित कर देगा तो श्वेत रंग का चमकदार करता है, ठीक है। अब 27 नंबर में कह रहा है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो क्षारीय ऑक्साइड, धातु को क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया, अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं अधात्विक ऑक्साइड को अम्ल ऑक्साइड कहते हैं। अम्लीय ऑक्साइड का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक बोल दिया तो ऑक्सीजन हो जाएगा। अब कारक बोल दिया तो H2S हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ H2S, ठीक है। भरते चलते हैं, आपको फटाफट देते चलते हैं। समीकरण 2Cu+O2 अभिक्रिया करेगा किससे? तो 2Cu हो जाएगा। तो ये ऑक्सीकरण कर रहा है, ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान करता है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान करेगा, जिसमें क्या करेगा? आयनों का आदान प्रदान करेगा तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। चांदी के संरक्षण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? दो काली रंग की परत बनती है। काली रंग की परत, चांदी के संचरण के लिए काली रंग की परत बनती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, H2H2S+I2 अभिक्रिया करेगा तो बनेगा 2HI+S 2HI+S। तो इसमें जो उपचायक कौन हो जाएगा? तो I2 हो जाएगा, उपचायक हो जाएगा I2 जो है उपचायक हो जाएगा। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, ठीक है। लोहे पर अगर क्या बोलते हैं परत चढ़ाएंगे तो गैल्वनीकरण कहेंगे, और लोहा पर जब जंग लगेगा तो संक्षारण कहलाएगा। चिप्स की थैली में चिप्स के उपचयन के लिए उपचयन से बनने वाले कौन सी गैस भारी होती है? तो नाइट्रोजन गैस भारी होती है, ठीक है। अब कह रहा है कि नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं को कुछ समय पश्चात जंग लगता है तो उसमें जिससे काफ़ी क्षति होती क्रिया कहलाता है संक्षरण क्रिया कहलाती है, ठीक है। निम्न में से कौन अवकारक है? अवकारक है तो H2S। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि भोजन खा लिए फिर ऑक्सीजन लेंगे तो अभिक्रिया करेगा तो ऊर्जा मिलेगा तो हम दौड़ना चलना सब कुछ करेंगे, मांसपेशी हमारा काम करना चालू कर देगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो O2 ऑक्सीकारक है, ठीक है। अब कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? तो AQ के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो AQ के द्वारा दर्शाया जाता है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समावयवी है? समावयवी देखिए ये ऑप्शन चारों के चारों ऑप्शन गलत है। C4H10, ठीक है। C4H10 और
C4H10। देखिए नाम दोनों का अलग अलग है, इसका नाम ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन हो जाएगा, इसका है 2-मेथिल प्रोपेन, 2-मेथिल प्रोपेन, 2-मेथिल प्रोपेन। ठीक है, नाम स्ट्रक्चर दोनों का जो है सेम होगा, दोनों का स्ट्रक्चर बराबर होगा, लेकिन नाम जो है वो बराबर नहीं होगा, नाम दोनों का सेम नहीं होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ये होगा, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल में कह रहा है कि मीथेन एक कार्बन है, मीथेन एक है, तो अल्केन एक अल्केन ग्रुप का है। ठीक है, अल्केन ग्रुप का मीथेन है। बेंजीन का अनुसूत्र एकदम आसान क्वेश्चन है, सिर्फ टिक लगाने वाला क्वेश्चन मैं दूंगा। ठीक है, सिर्फ टिक लगाने वाला, समझने जो अब देखिए समझने समझाने का समय अब चला गया। ठीक है, एग्जाम नज़दीक आ गया है, तो आपको समझने समझ अब क्या करना है, सब कर्म करना है, समझना भी है, समझाना भी है, और क्या करना है, ये याद भी करना, रट्टा भी मारना है। ठीक है, तो ये C6H6 हो जाएगा। अब अगला सवाल में कह रहा है कि मेंडलीफ ने तत्वों का निम्नलिखित में से किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा था वो आगे बढ़ते चले गया। ठीक है, जिसका द्रव्यमान छोटा था तो वो सबसे पहले रखते थे, उसके बाद जिसका जैसे बढ़ते गया तो वो बढ़ते क्रम में लिखते गए। ठीक है, अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो न्यूलैंड्स ने प्रतिपादित किया था। डोबेरेनर तो आप जानते हैं त्रियक नियम, देखिए नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, डोबरेनर त्रियक नियम का प्रतिपादक वैज्ञानिक है डोबरेनर। ठीक है, सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड K2O अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। ठीक है, सोडियम यहाँ पे दिया हुआ है, सोडियम जो है, सोडियम संख्या 11, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के वर्ग 2 में रहते हैं, आवर्त सारणी के वर्ग 2 में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस कोष में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या कितनी, मतलब किसी कोष में, तो 2n² होगा, 2n² होता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन के साथ होता है, सबसे विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन के साथ होता है। लिथियम और पोटेशियम परमाणु द्रव्यमानों का औसत 23 होता है, 23 दशमलव समथिंग होगा, 23 दशमलव समथिंग लगभग में 23 होगा, यानी कि इसका द्रव्यमान और पोटेशियम का द्रव्यमान, यानी कि लिथियम का द्रव्यमान प्लस पोटेशियम का द्रव्यमान बटा 2 कर दीजिएगा, आपको औसत निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। कितनी होती है, तो 7 होती है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस के रूप में होता है, लास्ट में वही होता है। ठीक है, इसको अक्रिय गैस भी कहते हैं। अक्रिय तत्व जो है, अक्रिय तत्व हीलियम है, यही होता है निष्क्रिय गैस, हीलियम। ठीक है, अब कह रहा है सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, तो 18 वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण जो है वो बढ़ जाता है। धात्विक गुण क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ जाता है। वैसे तीन तत्वों का नाम बताए जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये 3 तत्व हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2 एल्केन का होता है। ठीक है, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सदस्य श्रेणी एल्केन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सदस्य श्रेणी जो है एल्केन होता है। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 4 सहसंयोजक बंधन कितने होते हैं 4 होते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एल्केन है, तो यहाँ पे C7H16, क्योंकि CnH2n+2 होता है, तो ये अगर N7 हो गया तो यहाँ पे 7 दूना 14 + 2, तो अब लिख सकते हैं C7H16। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि मीथेन के अणु की आकृति जो है टेट्राहाइड्रल होता है। कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल होता है। वसा के अम्लों का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+1 COOH होता है। ठीक है, उसके बाद इथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है, देखिए ये OH नहीं होगा। ठीक है, 3 दून, ये देखिए ये होगा C2H5OH, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। ठीक है,
अब चलिए एथेनॉल का क्रियाशील मूलक OH होता है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक OH होता है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन बोलना है तो C6H6 होता है, CnH2n भी होता है, CnH2n-1 भी होता है, CnH2n प्लस 2 भी होता है, ठीक है, CnH2n प्लस भी 2 भी होता है। तो इसको ध्यान में देना है, इसको करना है। तो हाइड्रोकार्बन हो गया। हाइड्रोकार्बन कौन है? C6H12 हो गया। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर उसके पीछे छाया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? छाया बन जाएगा। उसके रुकावट के लिए छाया बन जाएगा। आगे देखते हैं क्या होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो अनंत तक होता है। किस तक होता है? अनंत तक होता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होता है। ठीक है, 1 डायोप्टर होता है, क्योंकि क्षमता बराबर होता है 1/f होता है, या फोकस दूरी जो P बराबर 1/f होता है। 1/f तो अगर मीटर में रहेगा तो सीधी कर देना है। तो निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस हमें लगता है अवतल। देखिए अवतल उत्तल, ये दोनों में विद्यार्थी जो है कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये दोनों के विद्यार्थी में कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि अवतल होगा कि उत्तल होगा। इस पर आपको गौर से ध्यान देना है, ठीक है। चलिए 75 प्रकाश की चाल किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होगा। विभिन्न माध्यम में अलग अलग चाल होगा, ठीक है। चलिए किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक जो होता है वो होता है मात्रक विहीन होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अब आ जाते हैं 78 नंबर कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि एक अभिसारी लेंस बनाता है तो वास्तविक और आभासी, क्योंकि देखिए ये फिक्स नहीं किया हुआ है, इसमें दोनों बन सकता है। वास्तविक भी बन सकता है, आभासी डिपेंड करता है कि वस्तु हम कहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। अगर ये क्लियर करता तो अलग होता, ठीक है। अब कह रहा है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का कारण है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला रंग दिखाई देता है, ठीक है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, हरा और नीला होता है। ये तीनों रंग होता है, लाल भी होता है, नीला भी होता है, हरा रंग, सभी रंग होता है। टीवी, स्क्रीन, कुछ भी में आप देख लीजिए उसमें ये 3 रंग होंगे। 3 रंग अवश्य दिए जाते हैं। इसी 3 रंग से सभी रंग बनते हैं। वो उजला, काला, उजला सब बनता है, ब्लू, मैजेंटा, फैलना चिन्ना सब बनता है, ठीक है। बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो रेटिना पे होती है। कहाँ पे होती है? तो रेटिना पे होती है। दूरदृष्टि दोष उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व तो 1/6 होता है, सेकंड होता है। 1/16 नहीं कि अब मान लीजिए हमने देखा पिक्चर 1/16 सेकंड तक हमारे मतलब आँख के पास रहता है, ठीक है, इतना सेकंड तक उसके पास रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल सेकेंड वाट के बराबर होता है। जूल सेकेंड जो है वो वाट के बराबर होता है। 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। अब कह रहा है विद्युत शक्ति का SI मात्रक जो होता है वो होता है वाट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, ठीक है। अब देखिए 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है, ठीक है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो मैक्सवेल ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। इसी का समीकरण था, ठीक है। फ्लेमिंग बाद में आया था। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर प्रभावित कार्य करता है? तो उसमें प्रभाव पर काम करता है। किस सिद्धांत पर? तो उसमें सिद्धांत पर काम करता है। 1 एम्पियर बराबर होता है 3 × 10⁻⁻ 3 एम्पियर होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ के रखेंगे। किस क्रम में जोड़ के रखेंगे? तो श्रेणी क्रम में जोड़ के रखेंगे। इलेक्ट्रिक हीटर जो है नाइक्रोम के तार का बना होता है। किस तार का बना होता है?
नाइक्रोम के तार का बना होता है। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग का उत्तरदायी कौन उत्तरदायी होता है? तो CO2 उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी होता है? तो CO2 उत्तरदायी होता है। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? ये सभी, ये देखिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। ये सभी जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। अब कह रहा है कि सूर्य तथा अन्य तारों के द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन ऊर्जा का स्रोत है। अब कह रहा है टिहरी बांध का बनाने का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध बनाने का कोई पानी उनी रोकने का नहीं, ये सबसे बड़ा बांध और दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, पांचवा सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। तो ये बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति के लिए नहीं, बिजली उत्पादन के लिए किया गया था। इससे उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद दिल्ली हो गया, यानी कि उत्तर भारत में चलता है ये, ठीक है। उसी से ये घर इंजूर होता है। खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है, यानी सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में सूखा सेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि जल में वैद्युत अपघटन कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सा गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। चलिए अगला सवाल, ZnO प्लस C और जो है HN प्लस CO के साथ, तो ये जो है कार्बन अपचयित होता है। क्या होता है? कार्बन अपचयित होता है। क्या होता है? कार्बन अपचयित होता है। अब कह रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस निम्न में से कौन सा गैस जो है उत्सर्जित होती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। कौन सा गैस होती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप देखिए और रिपीट करके देखिए ताकि आपको समझ में आएगा और इसको याद कीजिए। अब जो है समझने का समय नहीं रहेगा। ये हमारा ईमेल आईडी रहा, मेल आईडी है, ठीक है। ये इंस्टाग्राम आईडी है, ये टेलीग्राम आईडी है, ये यूट्यूब आईडी है, ठीक है। अब हमें मेल भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, ये पब्लिक किया हुआ है। टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।